यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे यूपीएससी का जो मेंटरशिप यहाँ पर चल रहा है, इसको यहाँ से जो डे नंबर यहाँ पर रहेगा इसका तीसरा है, ठीक है। जो यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम 2026 में जो होना है प्रीलिम्स प्लस यहाँ पर जो मेंस, ठीक है 26 के लिए। तो यहाँ से जो प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन यहाँ से मैं कराता हूँ रोज, जो यहाँ से डे वाइज होते हैं, ठीक है। और यहाँ से मेंस के भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको लिखने के लिए क्या क्या क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं, ठीक है। कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको हर दूसरे दिन प्रोवाइड कराता हूँ। तो यहाँ से आपको रोज प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस करके आपको डिपॉजिट करना होता है, राइट। और यहाँ से प्रीलिम्स के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, वो भी आपको यहाँ देखने, तो टॉपिक भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट रहते हैं वो। प्लस साथ में अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से आपको प्री का जो क्वेश्चन है वो दूंगा, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन दे रहा हूँ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्या पढ़ने हैं वो टॉपिक आपके हो गए, ठीक है। उसके साथ कुछ एक नोट्स मैं डेली दिया करूँगा, जो नोट्स मैं दूंगा आपको यहाँ से, वो नोट्स आपको क्या है वो रीड करना है, रीड करके आपका पॉइंट नोट करना है और उससे आंसर लिखने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक पॉइंट वो, और अगली बात यहाँ से और ऐड करूँगा इसमें, एक करंट अफेयर्स का 2 से 3 टॉपिक मैं रोज उसमें ऐड करूँगा, ठीक है। वो भी आपको यहाँ से कवर करने और उसका भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी लिखने की, ठीक है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें भी ऐड करेंगे, लेकिन आज जो ऐड किया मैंने, जो नोट्स ऐड किए, जो अगला रहेगा लेंगे उसमें करंट अफेयर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से टॉपिक को। पहले यहाँ से, उससे पहले मैं देख चुका था, अगला चरण यहाँ पर इसका होगा भू आकृति विज्ञान में आपका जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान के आगे के टॉपिक्स यहाँ पे ये टॉपिक चला था, इसके आगे के टॉपिक कुछ बचे हैं वो देखते हैं। इसमें से आपका है पिछले चरण में हमने क्या क्या वायुमंडलीय संरचना, परिसंचरण, जलवायु कारक, ये सब यहाँ पर इसमें शामिल थे। इसके बाद के मुख्य टॉपिक यहाँ पर कौन कौन से निम्नलिखित हैं, जैसे कि क्रम संख्या FE तक आपके यहाँ हो गए थे, F तक, ये F से स्टार्ट हो गया। ये जलवायु के प्रकार और वर्गीकरण, जलवायु के क्या प्रकार होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, क्या इसके प्रकार होते हैं आपको यहाँ से पढ़ना है कि जलवायु प्रकार होंगे, और इसका विभाजन, ठीक है। उपमुख्य विभाजन क्या होगा, इसकी मतलब की होती है सब टॉपिक, जैसे वर्गीकरण करेंगे इसका, क्या इसके वर्गीकरण होता है, ठीक है। और जलवायु प्रदेश में उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आगे देखो, जैसे भी आप पढ़ते हो वो पढ़ने के बाद आपको माइंड में तुरंत क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है ना। तो आपको माना जाएगा कि आपको चीज़ें याद है, जैसे आपको क्वेश्चन क्रिएट होगा तुरंत आपको चीज़ें समझ आएगी कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें ऐसे आगे बन सकती हैं, ठीक है। रिलेट करना है। सेकेंड टॉपिक है विश्व के जलवायु प्रदेश, ठीक है। वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन्स जहाँ पर हैं वो दे रखे हैं, इसमें क्या भूमध्य रेखीय, मानसूनी और सवाना, स्टेपी, भूमध्य सागरी, टैगा, टुंड्रा, ये सब यहाँ पर इसमें दे रखा है, ये सब करना है आपको, ठीक है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन है, इसमें आपको इसके कारण प्राकृतिक और यहाँ पर मानवजनित क्या कारण इसके जलवायु परिवर्तन के हो सकते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या हो सकते हैं, और यहाँ पर इसमें वैश्विक तापमान क्या हो सकता है, ये आपको कवर करने टॉपिक, ठीक है। इसके प्रभाव क्या होगा, कृषि जल परिस्थितियों पर क्या प्रभाव उस पर पड़ेगा, ठीक है, वो यहाँ से इसको पढ़ना है। उसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और यहाँ पर पहल, क्या इंटरनेशनल यहाँ पर इफर्ट किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर इनिशिएटिव्स के लेकर, जैसे कि UNFCCC से क्या यहाँ पर काम किया गया, जिसको लेकर क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया गया था, पेरिस समझौते में क्या है, ठीक है। तो ये सब एग्रीमेंट्स जो है आपको याद रखना है। भारत की पहल इसमें क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट भारत की पहल इसमें क्या, भारत क्या कर रहा है इसमें, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, इसको लेकर किसने चलाया था, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी मिशन है आपको लिखना है, पॉइंट करके नोट करना है। सौर मिशन के बारे में थोड़ा सा आपको रीड करना डीप जाके, ये क्या है, ये कब चलाया गया था, और यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये सब बातें करना है। आगे समुद्री निक्षेप और यहाँ पर संसाधन, अगला यहाँ से लास्ट टॉपिक जो होगा इसका समुद्री निक्षेप और यहाँ पर संसाधन, इसके क्या होंगे, राइट। महासागरीय निक्षेप के प्रकार, महासागरीय निक्षेप होते हैं, इसके क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कैसे बनते हैं, तो ये सब लिखना है। सेकेंड बात में समुद्री जैविक और अजैविक संसाधन क्या होते हैं, समुद्री जो जैविक संसाधन होते हैं क्या होते हैं, और अजैविक संसाधन क्या होते हैं, ये पढ़ना है। और उनका आर्थिक महत्व, इनका हमारे में आर्थिक महत्व क्या होता है, उसके बारे में यहाँ से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ से, इसमें यहाँ से आगे स्टार्ट है इसमें आंसर, ठीक है। तो आंसर को देखते हैं यहाँ से, मतलब जो क्वेश्चन आपको लिखना है मेंस के, वो क्वेश्चन यहाँ से इसमें है। एक टॉपिक और बचा हुआ है कि प्रबल भित्तियाँ और यहाँ पर जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें क्या होगा, इसमें प्रबल भित्तियों के प्रकार पूछना है आपको। देखो UPSC ने अभी क्वेश्चन प्रबल भित्ति का प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी, ना ही मेंस पे से क्वेश्चन कोई पूछा है। तो यहाँ पे चांस बनता है कि प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बनने की चांस है प्रबल भित्तियों को। तो प्रबल भित्ति आपको डीप से पढ़ना है और जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो लगाने, प्लस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने से, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी दशाएं क्या होंगी, इनके महत्व क्या होंगे, और इनके व्यंजन पर इसकी समस्या और संरक्षण का प्रयास देखना है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पर, जो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने हैं मेंस के। मेंस के प्रश्न यहाँ से पहला है, देखो ये जो लिखा है यहाँ पर, ये प्रश्न भूगोल और यहाँ पर पर्यावरण इन्वायरमेंट खंडों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। आपका ज्योग्राफी भी काम आ जाएगा, कुछ पार्ट आपका जो इन्वायरमेंट के हैं, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, उससे भी यहाँ पर रिलेट करके बनाए गए। पहला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश
को विश्व के उद्यान की यहाँ पर संज्ञा क्यों दी जाती है? इस जलवायु की कृषिगत विशेषताओं का आलोचना करना है और विश्लेषण में यहाँ पर करना है। कितना? 15 मार्क्स का है और यहाँ पर 250 वर्ड में लिखना है। कहाँ से आप आंसर स्टार्ट करो, क्या लिखोगे आंसर में? देखो मैं थोड़ा सा की पॉइंट से बताता हूँ, बाकी आंसर आपको भरना है इसमें, ठीक है। पहले कि आपको जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र है ये क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको इंट्रोडक्शन बताना है, भूमध्यसागरीय क्षेत्र क्या है, राइट, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको कम से कम 20 से 25 वर्ड में आपको बताना है, ठीक है। और इनको यहाँ पर उसके बाद बताएंगे भूमध्यसागर जो सागरीय प्रदेश हैं इनको क्यों यहाँ पर उद्यान की संज्ञा दी जाती है। अगला स्टेप में आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। इससे यहाँ पर जलवायु की कृषिगत जो जलवायु में से क्या कृषि में क्या लेकर के बढ़ावा दे सकती है, जलवायु में जो कृषि को लेकर के क्या इसमें बढ़ावा मिल सकता है, ये क्या हेल्प मिल सकती है कृषि को लेकर के, इसकी विशेषताओं को बताएंगे, ठीक है। और उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या और यहाँ पर किया जाना चाहिए, क्या इसके निगेटिव प्रयास है, क्या इसके पॉजिटिव प्रयास है, वो सब यहाँ पर इसको बताना है आपको, ठीक है। इस टाइप से आप आंसर आपको यहाँ से पूरा करना है पहले का। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न यहाँ पर जो है उसके बीच यहाँ पर जो बीच संबंध को स्पष्ट करते हुए भारतीय मानसून पर इसके प्रभाव हैं उसका मूल्यांकन करना है, ठीक है। आप क्या करना है आपको पहले देखो, पहले आप तो जो बात है उसमें ये लिखना है कि यहाँ से जो जेट स्ट्रीम है ये क्या होती है, इसके बारे में देखना है जेट स्ट्रीम क्या है, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है इसका, ठीक है। 150 वर्ड का है, ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिखना है, 20 वर्ड करीब यहाँ पे स्टार्टिंग में करनी है। बस उसके बाद बताएंगे इसके पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ये क्या होता है, राइट। उसके बाद इनके बीच पर संबंध को स्पष्ट करेंगे। आप यहाँ पर पहले जेट स्ट्रीम को बता सकते हो, उसके बाद यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के संबंध को बता सकते हो, ये दोनों बताओगे। उसके बाद भारतीय मानसून पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, इन दोनों का, भारतीय मानसून का पश्चिमी विक्षोभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे करके लिख सकते हो नीचे, है ना। ये भी लिख सकते हो कि जेट स्ट्रीम का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे करके लिख सकते हो। तो अलग अलग यहाँ पर दोनों दिखा सकते हो, या आप ऐसे करके लाइन खींच के दोनों से दिखा सकते हो, दोनों साइड को, ठीक है। ऐसे दोनों साइड से ऐसे करके दिखा सकते हो, जब वो भी ठीक रहेगा, राइट। या आप कोई ग्राफ या चित्र बनाकर दिखा सकते हो कि यहाँ पर लिखोगे आप जो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं इसमें पश्चिमी विक्षोभ से, ये ऐसे करके 5-6 पॉइंट जो बताओगे, और यहाँ पर जेट स्ट्रीम से प्रभावित करने वाले ऐसे करके पॉइंट बता दोगे, तो ये भी अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करना है। तो इस टाइप से आपको 150 वर्ड में लिखना है, ठीक है। 150 वर्ड कितना होता है, देखो मैंने अभी कुछ लोग ने कॉपी दे रहे हैं, तो कॉपी मैंने बताया कि किस टाइप से आपको आंसर लिखना है। आपको 150 वर्ड अगर लिखना है तो 1 पेज और साथ में आधा पेज होना चाहिए, इतना आधे से अधिक नहीं, सिर्फ आधा पेज होना है, ठीक है। 150 वर्ड हो गए। आपको अगर 250 वर्ड में लिखना है, 250 या 200 वर्ड में लिखना है, तो क्या करेंगे, 200 वर्ड में आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको दोनों पेज कवर करने हैं, याद रखना है, इतना कवरना है। ये नहीं भेजने कि आपने आंसर, बहुत लोगों ने किया कि आंसर अपना एक भेजा, एक पेज और दूसरा पेज भेजने के लिए कटिंग करके भेज दिया, ऐसा कट करके पूरा पेज भेजो आप, ठीक है। जैसा आपने लिखा है पूरा पेज भेजो, जैसे कि प्रैक्टिस कर रहे हो, इस टाइप में लगे आपको, ठीक है। और ये सब चीज़ आपको भेजने के बाद जो मैं चेक करता हूँ उसको आपको पॉइंट लिख लेना वहाँ पे, ठीक है। और अभी इसको अच्छी तरीके से मैं चेक कर पाऊँगा, अभी मैं अपना टैब ऑर्डर कर रहा हूँ, तो उससे और अच्छे तरीके से आपको यहाँ से जो रहेगा ठीक लगेगा, मतलब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट भी जो रहेगा वो मैं पॉइंट भी वहाँ पे ऐड करूँगा, और ठीक है। तो यहाँ से ये सब चीज़ आपको कवर करना है, और यहाँ पर नोट्स बनाते चलता है, जितने भी यहाँ पर आप मेंस क्वेश्चन लिख रहे हो सबको पूरा एक अच्छे से कॉपी बन जानी चाहिए इतने टाइम में, करीब 3 महीने चलेगा, 3 महीने तक एक अच्छा सा कॉपी बन जाएगा, तो वहाँ से टॉपिक भी आप रीड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा यहाँ से समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, और यहाँ पर वैश्विक जो समुद्री जलधाराएं हैं इसके तटीय क्षेत्रों में मौसम और आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, ये बताना है, ठीक है। देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें आपको समुद्री जल की लवणता है उसके बारे में प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करना है, डायरेक्ट आपको वर्णन नहीं करने लगना है। समुद्री जल की लवणता क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे समुद्री जल की लवणता है ये क्या होती है, ठीक है। 150 वर्ड का है, यहाँ पर 250 वर्ड का है, तो आपको करीब 30 वर्ड इसके बारे में बताना है स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद वैश्विक समुद्री जो धाराएं हैं ये क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि समुद्री जो लवणता है कैसे प्रभावित करती है, क्या क्या कारण है इसके, पॉइंट फॉर्म में बता सकते हो, फिगर बना के पॉइंट में दिखा सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि देखो आपको लेंथी नहीं लिखना है इतना, पूरे जाके लिखते रहना ऐसे नहीं, कोशिश ये करनी जैसे भी आप लिख रहे हो दूर से मुझे चीज़ें समझ आएँ, जो चेक करेगा उसको दूर से चीज़ें दिखें, पढ़ने की जरूरत ना पड़े, दूर से दिख जाए कि हाँ ये लिखा है ऐसा, ठीक है। ये होता है स्मार्ट तरीके से और कम लिखना, राइट। तो इस टाइप से करना है। और यहाँ पर आर्थिक गतिविधि क्या है, किस प्रकार आर्थिक गतिविधि इसको प्रभावित करेंगी, वो भी आपको यहाँ से बताना है, उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। तो अपने आप से क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है और वैश्विक तापमान है उसमें ग्लोबल वार्मिंग के बीच यहाँ पर जो अंतर संबंध है, जटिल अंतर संबंध उसको समझाना है, ठीक है। भारत में जैसे विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन जो प्रभाव है उसका संबंध करने हेतु किन विशिष्ट रणनीतियों की आवश्यकता होती है बताना है 250 वर्ड में, ठीक है। यहाँ पे देखो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड का वॉइस आ रहा होगा, तो मैनेज करना है आपको, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग से काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को।
देखो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है जो, राइट, ये क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है पहली बात, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपको बताना है। और उसके बाद वैश्विक तापन क्या होती है, वैश्विक तापन क्या होता है ये बताना है। उसके बाद दोनों का अंतर बताना है, क्या इन पे अंतर संबंध होता है, अंतर संबंध और इनमें क्या अंतर होते हैं ये बात बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन आपको यहाँ से पूरी हो जाएगी आंसर की। भारत में जैसे विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन को जो प्रभाव का शमन करने के लिए विशिष्ट रणनीति को बता सकता होगी क्यों। तो देखो भारत जैसे विकासशील देश हैं उनके बारे में जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ेंगे आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना, आपको लिखना है जो विकासशील देश हैं उस पर जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव में पड़ने वाले कारक, तो पॉइंट फॉर्म में आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए उनको क्या विशिष्ट रणनीति उठानी चाहिए, इसके लिए लिखोगे आप, इसके लिए विशिष्ट जो रणनीति है इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, पॉइंट फॉर्म में नीचे वो भी डाल दोगे, तो स्टेप से आंसर पूरा होगा आपका, राइट। या अपने टाइप से भी आंसर अपना लिखना चाहते हो तो जैसा आप लिख सकते हो वैसा आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो ये नहीं कि जो बहुत लोग यहाँ पर बोलते हैं कि मैं आंसर फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ या स्टार्ट कर रहा हूँ तो कैसा लिखूँ या मतलब भेजने में कैसा लगेगा, बेकार मिलेगा, ऐसा नहीं है ना। तो देखो कुछ नहीं सोचना है, जैसा आप लिखते हो, जैसा लिख पा रहे हो, उल्टा सीधा टेढ़ा मेरा जैसा लिखते हो वो भेजो, जो करना रहेगा मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें करना है, तो उससे क्या होगा आपको इंप्रूव होगा, आंसर इंप्रूव होगा लिखने का, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। यहाँ पर है प्रवाल व्यंजन जो है उसके बारे में बताना है, जो यहाँ पर कोरल लीफ होती है ये क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में। देखो प्रवाल व्यंजन क्या होता है आपको बताना है, प्रवाल व्यंजन 20 वर्ड में करीब बताना है, ये सब बातें क्या है ये, ठीक है। और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय संधि, उसके बाद बताना है प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है, और कैसे यहाँ पर ये इसमें समुदाय की भूमिका निभाएंगी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लेकर के। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में इसमें कंपेयर करेंगे और इसकी भूमिका निभाएंगे और 150 वर्ड में इसको कवर करना है आंसर को, ठीक है। देखो यहाँ से करीब 20 वर्ड ये हो गया और 20 से 25 वर्ड आपका निष्कर्ष हो गया, 50 वर्ड तो खत्म हो गए। आपको 100 वर्ड में सिर्फ आंसर लिखना होता है, ये जान लो कि पूरे आंसर को 100 वर्ड में आपको टुकड़े में करना है, इससे ऊपर आपको नहीं लिखना है, ठीक है, इससे ऊपर भी नहीं लिखना है। हो सकता है अगर कम करना है, कम अगर करना है आंसर को तो आप फिगर की सहायता से पॉइंट को दिखा सकते हो, ये पेज ऐसे करके बड़े बड़े में, तो ऐसे आपका लिखना तो कम पड़ेगा लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी स्मार्ट दिखेंगी, ठीक है, स्टे करके। तो ये ज़्यादातर आपको कोशिश करना है फिगर को यूज करना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आज आपको करने हैं और जो लोगों ने क्वेश्चन दिए कोशिश किया करो कि जब मैं क्वेश्चन, जैसे कि आज मेरा टारगेट आज कब है 30 तारीख है आज, ठीक है, 30 तारीख को मैं दे रहा हूँ। अब अगला 2 तारीख को दशहरा पड़ रहा है, 2 तारीख को नहीं मिलेगा तो 4 तारीख को आएगा। तो 4, अब जैसे बीच में 2 दिन का गैप होता, 30 के बाद मान लो जैसे 2 होता, तो आपको 1 तारीख तक आंसर अपने भेज देने हैं। जब मैं दूसरा आज करा रहा हूँ उससे पहले आपको आंसर भेज देने हैं अपने, ठीक है। मैं फ्री होते सबके पूरी चेक करके कॉपी आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगा, जो इसका भी जो रहेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन प्रीलिम्स से बन सकते हैं इससे। भारत में मानसून और ENSO उसके बारे में यहाँ पर है, ठीक है, देखते हैं। भारतीय मानसून पर एल नीनो और ला नीना के प्रभाव के संबंध में विचार करना है। पहला, समानतः एल नीनो वर्ष के दौरान भारत में मानसून कमजोर पड़ता है, जबकि ला नीना वर्ष के दौरान यह अधिक मजबूत और वर्षा वाला होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल नीनो जो होता है गर्म चरण होता है और भूमध्य रेखीय जो प्रशांत महासागर है उसमें उच्च तापमान पैदा करता है, जिससे क्या होता है हवा का दबाव कम हो जाता है और ये भारतीय उपमहाद्वीप पर दबाव प्रवणता जो होती है, जो प्रेशर यहाँ पर जो ग्रेडियंस होता है ये कम करता है, जिससे क्या होगा मानसूनी हवाएं कमजोर हो जाती हैं और भारत में सूखा या कम वर्षा होती है। इससे यहाँ पर विपरीत ला नीना ठंडा चरण होता है जिसमें भारत में अधिक वर्षा से जुड़ा है, ठीक है। तो ये बात पहली करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ से ENSO या लीनो जो साउदर्न यहाँ पर ऑसिलेशन है, इसमें केवल प्रशांत महासागर के सतह का तापमान परिवर्तन से संबंधित है और इसका भारतीय मानसून से कोई सीधा भौगोलिक संबंध नहीं होगा। तो ये बात इसकी क्या होगी, ये गलत हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ENSO शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं, ENSO न केवल तापमान बल्कि वायुमंडलीय जो यहाँ पर दबाव है उसमें परिवर्तन, जिसे यहाँ पर दक्षिणी दोलन या साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं, उससे भी संबंधित है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर इसका भारतीय मानसून से सीधा और महत्वपूर्ण संबंध होता है। ये वैश्विक जलवायु परिसंचरण का हिस्सा होता है। यह बोला कि इसका जो तापमान से कोई संबंध नहीं है ना, तो यहाँ पे भौगोलिक संबंध नहीं, तो गलत हो जाएगा। तीसरी बात है, पहली बात क्या थी, सही थी, दूसरी बात गलत है। तीसरी बात देखते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल IOD का भारत मानसून पर प्रभाव ENSO के प्रभाव से स्वतंत्र होता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन ओशियन जो यहाँ पर डाइपोल है, जो हिंद महासागर के तापमान का अंतर होता है, इसका प्रभाव भारतीय मानसून पर महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह प्रभाव ENSO से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है ना। दूसरी बात, IOD जो होता है और ENSO के बीच एक जटिल अंतर संबंध होता है, ठीक है, और यहाँ पर कई बार IOD ENSO के नकारात्मक प्रभाव होते हैं, जैसे कि सूखा, ठीक है, समाप्त या कम होना, ये कम, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये इससे तीसरी बात भी गलत हो जाएगी। कहाँ पे गलत है, की पॉइंट आपको एक चेक करके लिखते रहना, इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन 26 में पूछ सकते हैं इससे, ठीक है। तो क्या होगा, तीसरा गलत हो गया, सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, पूछ रहा कौन सा यहाँ से सही होगा।
राइट। कौन सा सही है? तो आंसर क्या होगा? एक यहाँ से करेक्ट आंसर है। प्रश्न दूसरा है, क्वेश्चन 2, वायुमंडल की विभिन्न परतों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। सेकंड क्वेश्चन का क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है, लेकिन इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान वृद्धि नहीं होती है, तापमान में कमी आती है, राइट। जिसे समान ह्रास दर, ये नॉर्मल लैप्स रेट यहाँ पर कहा जाता है। तो ये बात गलत हो गई। सेकेंड बात है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। एकदम बात सही है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। आगे देखते हैं तीसरी बात। पहली बात गलत थी, दूसरी बात सही है। तीसरी बात देखते हैं, आयन मंडल जो वायुमंडल में स्थित होता है वो रेडियो तरंगों के चरणबद्ध में जो संचरण में मदद करता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि आयन मंडल मुख्य रूप से तापमंडल में स्थित है, न कि सबसे बाहरी वायुमंडल में। ये गलत हो जाएगी बात, राइट। और आयन मंडल अवशिष्ट कण होते हैं उससे बना होता है जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करके संचार की सहायता करता है। तो क्या होगा? तीसरी बात गलत हो गई। आंसर क्या होगा? सिर्फ 2 करेक्ट है, तो आंसर यहाँ से केवल 2, बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर। केवल 2 का मतलब क्या होगा? सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट, 2 नहीं कि 1 2 3 लिखा है, ये मत समझना कि 2 ये नहीं, सिर्फ दूसरा नंबर का स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, या फिर जो दूसरा वाली बात बोल रहा है वो। आगे क्वेश्चन तीसरा है, कोपेन के जलवायु परिवर्तन जो वर्गीकरण उसके संबंध में विचार करना है। यह मुख्य रूप से वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच संबंध पर आधारित होते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से तीसरे का जो क्वेश्चन है ये करेक्ट है, क्योंकि कोपेन की यह तर्क दिया था कि वनस्पति जलवायु को सबसे अच्छा संकेतक है, इसलिए उन्होंने तापमान, वर्षा के मासिक और यहाँ पर वार्षिक औसत मूल्य के उपयोग को जलवायु को वर्गीकरण किया जो सीधे तौर पर वनस्पति के प्रकार को निर्धारित करते हैं। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात यहाँ से, सेकेंड बात है, एफ प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंधीय वर्षावन को दर्शाती है जहाँ पूरे वर्ष पर्याप्त वर्षा होती है, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि देखो कोपेन के वर्गीकरण में ए इक्वल हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु और एफ होता है आपका आर्द्र, जो आर्द्र होता है जिसको बोलते हैं आर्द्र, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ए आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु और एफ होता है आर्द्र। यह वर्ष भर पर्याप्त वर्षा, इसलिए एफ जलवायु भूमध्य रेखीय क्षेत्र में विशेषता जहाँ पर उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है उसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन उगते हैं, ठीक है। क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, सीएस प्रकार की जलवायु को भूमध्यसागरीय जलवायु कहा जाता है जिसकी विशेषता शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल होती है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोपेन के अनुसार सी मतलब क्या होता है? सी मतलब होता है मध्यम तापीय जलवायु, ठीक है। एस मतलब होता है शुष्क ग्रीष्मकाल। तो सीएस हो जाएगा जलवायु की जो मुख्य पहचान है ग्रीष्म, शुष्क ग्रीष्मकाल और वर्षा वाला शीतकाल जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र की विशेषता बताता है। तो याद रखना है सीएस क्या होता है, एस क्या होता है, एफ क्या होता है, सबको याद रखना है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? सभी बातें इसकी सही है, ठीक है। तो इस टाइप से देखो जो 3 क्वेश्चन हम लोग ने प्रीलिम्स के करे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है? एक आपको इंटरव्यू की कॉपी बनानी है, मेंस के आपको क्वेश्चन लिखने हैं, साथ में प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन को लिखते चलना है। पूरी एक अच्छी सी कॉपी आपकी रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब करंट में भी न्यूज़ में रहे हैं, करंट के भी कुछ टॉपिक को ऐड करके मैं भी दे रहा हूँ, राइट। तो ये सब आपको करना है और साथ ही क्या मेंस के आंसर को डेली लिखते चलना है, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगा, राइट। और यहाँ पे मैं एक टॉपिक दिखा रहा हूँ, एक टॉपिक भी आपको दे रहा हूँ याद करने के लिए। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ उसको भी, वो भी करना है आपको। ये टॉपिक है आपका महाविस्फोट सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटरशिप में मैं आपको रोज एक टॉपिक प्रोवाइड करूँगा, जो भी सब्जेक्ट लूँगा उसका आपको रोज एक 2-2 3-3 पेज आपको पढ़ने के लिए भी दूंगा, जो इसके कोर सब्जेक्ट हैं और स्टैटिक सब्जेक्ट हैं। तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इनको आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। मैं पीडीएफ और टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लेकिन पीडीएफ आपको नहीं रखना है प्रिंट निकाल के, आपको इस चीज़ का नोट्स बनाना है, खुद से लिखना है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, 3-3 4-4 पेज दे रहा हूँ, आपका हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और प्रीलिम्स मेंस के आंसर भी लिख जाएंगे। तो इतना आपको रोज करना है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा पढ़ना है आपको ये, राइट। और उसके बाद अपना खुद से नोट्स बनाना है। ये सब लिखा हुआ है, क्लियर एकदम लिखा है, देख सकते हो। तो इसको डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से और अपने नोट्स को बनाएंगे, ठीक है। स्थिर जो यहाँ पर अवस्था सिद्धांत है ये क्या है, यहाँ पर पूरा फिगर के साथ यहाँ पर दे रखा है ये, ठीक है। तारा क्या होता है, स्टार क्या होते हैं, स्टार के एग्जाम्पल क्या होते हैं, कैसे तारा का निर्माण होता है, राइट। यहाँ पर कैसे यहाँ पर तारा को 2 बलों के बीच में संतुलन गुरुत्वाकर्षण को दर्शाता है, कैसे इनका विस्फोट बल होता है, ठीक है। तो ये सब बातें बता रखी हैं। इसको पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपना पॉइंट नोट करोगे खुद की कॉपी बना के, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। देखो पहले तो मेंस का आपको टॉपिक पढ़ना है, जो मैं टॉपिक आपके दे रखे हैं वो टॉपिक आपको पढ़ना है। करीब 6 से 7 घंटे में आप टॉपिक पूरी कवर करोगे। उसके बाद आपको मेंस का क्वेश्चन लिखना है उसी से,
ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया, मैं से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, सेकंड बात हो गई। तीसरी बात आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन लिखना है आपको कॉपी में अपनी और याद भी करना है, ठीक है, ये करना है। चौथी बात यहाँ से, जो मैंने आपको यहाँ से टॉपिक दे रहा हूँ, ये वाला टॉपिक जो ओपन किया मैंने, वो टॉपिक भी आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में मेंशन करना है इन सब चीज़ को, ठीक है, इतनी चीज़ आपको करना है। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट पूछ सकते हो, और जो चीज़ें रहेंगी मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐड करता रहूँगा। अभी तो स्टार्ट किया है, और भी यहाँ पर चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कुछ ऐड करूँगा इसमें, जो यहाँ पर आ सकते हैं 26 में, ठीक है। बाकी लोगों को आप शेयर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और भी लोगों को, तो अपने ग्रुप में जब स्टडी करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ से टेलीग्राम पे भी ऐड कर सकते हो लोगों को बता करके ये सब, ठीक है। तो एंड करते हैं, कोई डाउट रहेगा कमेंट पे टेलीग्राम पे जुड़कर पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।